हेलो दोस्तों, मैं हूँ माया। मैं आपको स्वामी विवेकानंद के बचपन की कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। तो प्रस्तुत करती हूँ उन बचपन की कहानियों का भाग 2। नरेंद्र जब छुआछूत की बातें सुनता तो उनका मजाक उड़ाने लगता। उसके पिताजी एक वकील थे। उनके पास सभी जातियों के लोग मुकदमे के सिलसिले में आते थे। ऐसे में भुवनेश्वरी नरेंद्र नाथ को समझाती थी, बेटा, हम मुसलमान के हाथ का छुआ कुछ भी नहीं खाते, क्योंकि वे नीच जाति के हैं और हम ऊंच जाति के हैं। उनके हुक्के अलग होते हैं और हमारे हुक्के अलग। हम उनके हुक्के में अपना मुंह नहीं लगा सकते। हुक्के की बात नरेंद्र की समझ में नहीं आई। वह अकेले कमरे में गए। वहाँ कई जातियों के हुक्के रखे थे। नरेंद्र ने उन हुक्कों में बारी बारी से अपना मुंह लगाया और उन्हें गुड़गुड़ाने लगा। तभी वहाँ दत्त साहब का आगमन हुआ। नरेंद्र उन्हें देख न सका। उत्सुकता से उसके क्रियाकलाप देखते हुए दत्त साहब ने उससे पूछा, क्या कर रहे हो बेटा? पिताजी, मैं समझता था कि इन सब हुक्कों का स्वाद अलग अलग होगा, पर सबका स्वाद एक ही है। सब एक जैसे गुड़गुड़ाते हैं। आपने इतने हुक्के यहाँ क्यों रखे हैं पिताजी? क्या एक हुक्के से यहाँ काम नहीं चल सकता? नरेंद्र नाथ ने कहा। बेटे की बात का जवाब देने के बजाय दत्त साहब वहाँ से मुस्कुराते हुए हट गए। माँ, मैं जब ध्यान करने के लिए आसन पर बैठता हूँ तो मुझे अपनी दोनों आँखों के बीच में प्रकाश दिखाई पड़ता है। क्या यह प्रकाश आपको भी दिखाई पड़ता है? एक दिन नरेंद्र नाथ ने अपनी माँ से पूछा। माँ बेटे की बात सुनकर हैरान रह गई। वे पहले किसी योग की पुस्तक में यह पढ़ चुकी थी कि जिन्हें योगी बनना होता है उन्हें बचपन से ही अपनी दोनों आँखों के बीच प्रकाश दिखाई पड़ता है। यह सोचकर उन्हें विश्वास हो गया कि मेरा पुत्र अद्भुत शक्तियाँ लेकर इस धरती पर पैदा हुआ है। नरेंद्र जब पानी पीते थे तो उन्हें गिलास की तली में हनुमान जी दिखाई पड़ते थे। एक दिन उनके घर में कथा हो रही थी। कथा के समाप्त होते ही नरेंद्र नाथ ने पंडित जी से पूछा, हनुमान जी मर गए क्या पंडित जी? नहीं बेटा, वे अमर हैं, पंडित ने जवाब दिया। फिर तो वे फलों के बगीचे में होंगे, नरेंद्र नाथ बोले। हाँ बेटा, हनुमान जी को फल बहुत पसंद है, पंडित जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर तो वे हमारे केला बाड़ी में भी आते होंगे, नरेंद्र नाथ ने पंडित की ओर देखते हुए पूछा। अवश्य आते होंगे। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से चले गए। उसी रात बालक नरेंद्र घर से गायब हो गए। उसके माता पिता उसकी खोज में लग गए। वे खोज करते करते थक गए, पर नरेंद्र का कोई पता नहीं चला। सुबह होते ही जब भुवनेश्वरी ने घर के बाहर देखा तो नरेंद्र नाथ चले आ रहे थे। रात भर कहाँ थे बेटा? माँ ने पूछा। केलाबाड़ी में बेटे ने जवाब दिया। वहाँ क्यों गए थे? माँ ने पुनः पूछा। इसलिए कि पंडित जी ने बताया था कि वहाँ रात को हनुमान जी केला खाने आते हैं। बेटे का जवाब पाकर माँ ने उसे कलेजे से लगा लिया। वे अपने बेटे के भविष्य को लेकर तरह तरह के सपने देखने लगी। एक दिन दत्त साहब ने उनसे पूछा, बेटा बड़ा हो गया है, क्या उसे स्कूल नहीं भेजोगी? मुझे बेटे को स्कूल भेजने में डर लगता है, भुवनेश्वरी ने जवाब दिया। किस बात का डर? दत्त साहब ने फिर पूछा। इस बात का कि स्कूल के बच्चे शरारती होते हैं, कहीं वे मेरे बेटे को कोई अहित ना कर दें। अच्छा यही होगा कि आप किसी अध्यापक को यहाँ बुलाकर बेटे को शिक्षा दिलवाएं। दत्त साहब ने नरेंद्र को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक नियुक्त कर दिया। अध्यापक ने पहले ही दिन नटखट नरेंद्र का कान उमेट दिया और उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। नरेंद्र ने निर्भीक होकर उस अध्यापक से पूछा, आपने मुझे तमाचा क्यों मारा? इसलिए कि तुम शरारत बहुत करते हो, अध्यापक बोला। आपको क्या लगता है मैं आपके तमाचे से डर जाऊंगा? निर्भीक होकर नरेंद्र ने पूछा। क्यों नहीं, मुझसे सभी बच्चे डरते हैं, तुम भी डरोगे, अध्यापक ने कहा। मास्टर जी, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, वे निडर थे, इसलिए मैं भी निडर हूँ, मुझे मौत से डर नहीं लगता। तो आपके तमाचे से क्या डर लगेगा? नरेंद्र नाथ ने कहा। अध्यापक की मार पीट का उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर अध्यापक ने नरेंद्र को स्नेहपूर्वक समझाने का प्रयास किया। उसका यह प्रयास सफल हुआ और नरेंद्र का मन पढ़ाई में लगने लगा। कुछ समय बाद दत्त साहब ने नरेंद्र का दाखिला एक मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में करवा दिया। यहाँ नरेंद्र को अपनी उम्र के कई साथी मिल गए।
वह अपने साथियों के साथ मौज मस्ती करने लगा। नरेंद्र वहाँ अपने साथियों के साथ हमेशा खुश दिखाई पड़ता था, किंतु संस्थान का अनुशासन धीरे धीरे नरेंद्र को अपने शिकंजे में कसता जा रहा था। वह इस वजह से उसके मन में विद्रोह की भावना पनपने लगी। सभी बच्चे अपनी कक्षा में बैठकर पढ़ते थे, लेकिन नरेंद्र का मन वहाँ बैठे बैठे ऊबने लगता था। वह ऊब कर कभी अपनी किताबें फाड़ता तो कभी कक्षा से निकलकर बाहर चला जाता। अध्यापक उसे जिद्दी बालक समझकर उसके साथ कड़ाई से पेश आने लगे। एक दिन कक्षा में कोई अध्यापक पढ़ा रहा था, किंतु नरेंद्र का ध्यान अपने साथियों से बात करने में था। उसी वक्त अध्यापक ने नरेंद्र से एक प्रश्न पूछा। नरेंद्र ने प्रश्न का सही उत्तर दिया, पर उसके साथियों ने गलत। अध्यापक ने उसके साथियों को कान पकड़वा कर खड़ा कर दिया। फिर न जाने क्या सोचकर नरेंद्र भी अपना कान पकड़कर उनकी बगल में खड़ा हो गया। तुम क्यों खड़े हो नरेंद्र? मैंने तुम्हें कोई दंड नहीं दिया है, अध्यापक ने नरेंद्र से बोला। मैंने अपना दंड स्वयं स्वीकार किया है, नरेंद्र ने कहा। ऐसा क्यों? अध्यापक ने पुनः पूछा। क्योंकि बातें मैं कर रहा था, सुनने वाले मेरे ये दोस्त थे, नरेंद्र ने जवाब दिया। अध्यापक ने तुरंत नरेंद्र को अपने पास बुलाया। उन्होंने नरेंद्र की आंखों में बड़ी गहराई से देखते हुए कहा, बच्चों, मैं तुम लोगों के सामने आज यह भविष्यवाणी करता हूँ कि तुम्हारा साथी नरेंद्र एक दिन इस देश का बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इसे तुम सब देखोगे और तुम्हारे साथ साथ इसे सारी दुनिया भी देखेगी। अध्यापक की इन बातों को सुनने के बाद नरेंद्र ने अपनी सारी चंचलता त्याग दी। अब वह ऐसा कार्य करना चाहता था जिससे उस अध्यापक की बातों को वह सही साबित कर सके। नई चेतना का प्रकाश। नरेंद्र अब 14 वर्ष का हो गया था। इस दौरान वह पेट की बीमारी से पीड़ित रहने लगा। इस बीमारी से उसके स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट आ गई। इस वजह से भुवनेश्वरी देवी की चिंताएं बढ़ने लगी। उस समय दत्त साहब भी कलकत्ता में नहीं थे, वे किसी कार्यवश मध्य प्रदेश में रह रहे थे। डॉक्टरों ने नरेंद्र को कलकत्ता से बाहर ले जाने की सलाह दी। भुवनेश्वरी देवी उसे लेकर मध्य प्रदेश चली आई। वे अपने पति और बेटे के साथ रामपुर में रहने लगी। यहाँ तो कोई पाठशाला भी नहीं है, मेरा बेटा पढ़ेगा कहाँ? भुवनेश्वरी ने अपने पति से कहा। तुम बेटे की पढ़ाई की चिंता न करो, मेरा बेटा कभी भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पहले इसे व्यायामशाला भेजो, फिर इसका स्वास्थ्य एकदम ठीक हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई बाद में होती रहेगी, दत्त साहब ने अपनी पत्नी से कहा। उसी दिन से नरेंद्र ने अपनी पढ़ाई बंद कर दी। अब वह सुबह शाम अपनी माँ के कहने पर व्यायाम करने जाने लगा। वह अक्सर आसपास के जंगलों में भी घूमने निकल जाया करता था। उसकी इस दिनचर्या ने उसके स्वास्थ्य को सुधार दिया। रामपुर का शुद्ध वातावरण नरेंद्र के शरीर को मजबूती प्रदान कर रहा था। यह भी उसके लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि रामपुर में आए दिन विद्वानों की गोष्ठियां होती रहती थीं। सभी विद्वान दत्त साहब के पास एकत्र होकर विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करते थे। उनकी बातें नरेंद्र बड़े गौर से सुनता था। एक दिन शाम को दत्त साहब के घर गोष्ठी हो रही थी। सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। नरेंद्र खिड़की के पास खड़ा कुछ सोच रहा था। उसकी नज़रें आकाश की ओर उठी हुई थी। गोष्ठी में शामिल सभी लोगों का ध्यान बीच बीच में नरेंद्र पर पड़ रहा था। वह घंटों तक खिड़की के पास खड़ा रहा। फिर दत्त साहब उसके पास गए और उसे लेकर सभी विद्वानों के सामने उपस्थित हुए। तुम आकाश की ओर क्या देख रहे थे नरेंद्र? किसी विद्वान ने उससे पूछा। नरेंद्र अपने पिता की ओर देखने लगा। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है? कृपया इसके लिए कमेंट करें, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो नरेंद्र अपने पिता की ओर देखने लगे। तो मेरी ओर क्या देखते हो बेटा? इनके प्रश्न का उत्तर दो, दत्त साहब ने नरेंद्र से कहा। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप लोग ईश्वर पर विचार विमर्श कर रहे हैं। ईश्वर है या नहीं, वह साकार है या निराकार, यह आपका विषय है। क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे?
ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आगे कहानी के लिए प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।